विद्यार्थियों, आज के वीडियो में हम संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है ना, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसेस के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि संविधान में संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ती है ना। संविधान जो है वो किसी भी देश का चाहे संविधान हो, यदि देश के संविधान में परिवर्तन नहीं हो पाता तो इसका परिणाम क्या होता है कि वहाँ क्रांति के रूप में सामने आता है। बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार यदि संविधान जो है उसका संशोधन नहीं किया जाता तो उसमें जो है क्रांति होने की संभावना अधिक रहती है। देश के संविधान का संपूर्ण स्वरूप ही नष्ट हो जाता है। इस कारण प्रत्येक संविधान में संशोधन की व्यवस्था रहती है। भारतीय संविधान के निर्माता भी देश के संविधान में संशोधन की आवश्यकता से अवगत थे और इस बात से भी परिचित थे कि संविधान में संशोधन की पद्धति बहुत अधिक कठिन नहीं होनी चाहिए। इसी दृष्टिकोण को अपनाते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में कहा था, यद्यपि जहाँ तक संभव है हम इस संविधान को एक ठोस और स्थायी संविधान का रूप देना चाहते हैं। संविधान में कोई स्थायित्व नहीं होता, इसमें कुछ लचीलापन होना ही चाहिए। यदि आप इसे कठोर एवं स्थायी बनाते हैं तो आप एक राष्ट्र की प्रगति पर, जीवित प्राणवत एवं शरीरधारी व्यक्तियों की प्रगति पर रोक लगा देते हैं। अब हम देखते हैं कि भारत के संविधान में संशोधन की कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई है। भारत के द्वारा संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, अतः संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड के संविधानों की तरह भारत के द्वारा एक कठोर संविधान को अपनाया गया है। लेकिन संविधान निर्माता अमेरिका जैसे अत्यधिक कठोर संविधान को अपनाने से उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों से परिचित थे, अतः उनके द्वारा संविधान के संशोधन के लिए किए गए ऐसी प्रक्रिया को अपनाया गया जो न तो इंग्लैंड के संविधान की तरह अत्यधिक लचीली है और न ही अमेरिका के संविधान की तरह अत्यधिक कठोर। संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया का वर्णन संविधान के भाग 20 अनुच्छेद 368 में किया गया है। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की दो प्रक्रियाओं का उल्लेख किया गया है, लेकिन संविधान में संशोधन की एक अन्य प्रक्रिया भी है जिसका उल्लेख अनुच्छेद 368 में नहीं किया गया है। तो इस प्रकार भारत के संविधान में संशोधन 3 प्रकार से हो सकता है। ये 3 प्रक्रियाएं हैं। पहला, संसद द्वारा सामान्य कानून निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर संशोधन। दूसरा, संसद के विशिष्ट बहुमत द्वारा संशोधन की प्रक्रिया। और तीसरी है संसद के विशिष्ट बहुमत और राज्य के विधान मंडलों के अनुमोदन से संशोधन की प्रक्रिया। तो ये 3 प्रक्रियाएं हमारे यहाँ पे संविधान संशोधन की प्रचलित है। अब हम ये देखते हैं कि इनमें कौन कौन से जो है संशोधन के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि संसद द्वारा सामान्य कानून निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर संशोधन है ना, यानी संसद के द्वारा साधारण बहुमत द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर कानून बन जाता है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति की पूर्वानुमति मिलने पर जो है संशोधन किए जा सकते हैं, जैसे कि नए राज्यों का निर्माण, राज्य क्षेत्रों, सीमा एवं नाम में परिवर्तन। दूसरी बात आती है इसमें संविधान की नागरिकता संबंधी, अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन संबंधी तथा केंद्र द्वारा प्रशासित क्षेत्रों के प्रशासन की संबंधी व्यवस्थाएं संसद साधारण विधि के द्वारा संशोधन कर सकती है। दूसरी जो प्रक्रिया है वो है संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन की प्रक्रियाएं। इसके अंतर्गत संविधान की वे व्यवस्थाएं आती हैं जिनके द्वारा जो है संसद के प्रत्येक सदन द्वारा कुल सदस्यों का बहुमत तथा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 मतों से पारित
हो जाए तो राष्ट्रपति यदि 2/3 मतों से विधेयक पारित हो जाए तो राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलते ही वह संशोधन का अंग बन जाता है। इसमें जो है न्यायपालिका तथा राज्यों के अधिकारों एवं शक्तियों जैसे कि कुछ विशिष्ट बातों को छोड़कर संविधान की अन्य सभी व्यवस्थाओं में इसी प्रक्रिया के द्वारा संशोधन किया जाता है ना। और यह जो है मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व तथा संविधान की अन्य सभी व्यवस्थाएं जो प्रथम और तृतीय श्रेणी में नहीं आती हैं, इसी के अंतर्गत आती हैं, है ना। यानी संसद के विशिष्ट बहुमत के द्वारा जो है संशोधन इसमें सम्मिलित है। तीसरी जो प्रक्रिया है, संसद के विशिष्ट बहुमत और राज्य विधानमंडलों के अनुमोदन की प्रक्रिया। अंतिम तथा तीसरे वर्ग में संविधान की वे व्यवस्थाएं आती हैं जिनमें संशोधन के लिए संसद की विशिष्ट बहुमत अर्थात संसद के दोनों सदनों के द्वारा पृथक पृथक अपने कुल बहुमत तथा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधेयक पारित होना चाहिए तथा विधेयक का राज्यों के कुल विधानमंडलों में से कम आधे के द्वारा स्वीकृत होना आवश्यक है। संविधान के जो इन उपबंधों के द्वारा संशोधन करने के लिए जो है इस प्रक्रिया को अपनाया जाता है, जैसे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, संघीय न्यायपालिका, राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय, संघ एवं राज्यों में विधायी संबंध, 7वीं अनुसूची का विषय, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित उपबंध इसमें सम्मिलित है। संविधान के तृतीय वर्ग में वे ही बातें सम्मिलित हैं जिनका संबंध राज्य की शक्तियों, अधिकारों तथा संविधान के संघीय स्वरूप से है। संविधान के तृतीय वर्ग में संशोधन की प्रणाली बहुत कुछ सीमा तक अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड की जो है संशोधन की प्रणाली के अनुरूप ही है। यदि किसी कारणवश संशोधन की प्रक्रिया में अस्पष्टता हो तो 24वें संशोधन अधिनियम जो है 1971 द्वारा इस प्रक्रिया को अस्पष्टता को दूर कर दिया गया है। इस संवैधानिक संशोधन में यह कहा गया है कि जब कोई संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित होकर राष्ट्रपति के समक्ष उसकी अनुमति के लिए रखा जाए तो राष्ट्रपति को उस पर अनुमति देनी होगी। संविधान संशोधन अधिनियम पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर मात्र एक औपचारिकता ही है। तो इस प्रकार जो है भारत में जो है 3 प्रकार की संशोधन की प्रक्रियाएं जो है प्रचलित है। संविधान में संशोधन की प्रक्रियाएं प्रचलित हैं और उसमें जो त्रुटियों का निराकरण की भी किया गया है। यद्यपि कुछ आलोचना भी किया गई है कि राज्यों के द्वारा विधानमंडलों से पुष्टि के लिए इसमें कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है कि जब इस विधि के अनुसार संविधान यह निर्धारित नहीं करता कि संविधान के तृतीय वर्ग से संबंधित संशोधन विधेयक जब संसद द्वारा पारित कर राज्यों विधानमंडलों के पास भेजा जाएगा तो राज्य विधानमंडल कितने समय के अंदर इस विधेयक को स्वीकार अथवा अस्वीकार करेगा, जो कि राज्य विधानमंडल अनावश्यक देरी का मार्ग अपनाकर संशोधन कार्य में बाधक बन सकती है। दूसरी यह भी आलोचना की जाती है कि संशोधन विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद दूर करने की कोई व्यवस्था नहीं है। यदि साधारण विधेयक के संबंध में दोनों सदनों के बीच मतभेद हो जाए तो अनुच्छेद 108 के अंतर्गत राष्ट्रपति दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक बुला सकता है, लेकिन संविधान संशोधन विधेयक पर मतभेद की स्थिति में दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक की व्यवस्था नहीं की गई है। मतभेदों को सुलझाने की व्यवस्था के अभाव में राज्यसभा कुछ उदाहरणों में संविधान संशोधन के कार्य में बाधक बन जाती है ना। भूतकाल में भी ऐसी स्थितियां नहीं हैं, जबकि लोकसभा और राज्यसभा की दलीय संरचना में अंतर था और भविष्य में भी ऐसी स्थितियां होने की संभावनाएं अपेक्षाकृत अधिक है। ऐसी स्थिति में राज्यसभा अपनी शक्ति के आधार पर जनता की आकांक्षाओं के मार्ग में बाधक बन सकती है।
संविधान में संशोधन हेतु राज्य विधानमंडलों के पास पहल की शक्ति नहीं है ना। यह भी एक इस संशोधन प्रक्रिया की आलोचना की जाती है कि संघात्मक व्यवस्थाओं के अंतर्गत सामान्यतः राज्य विधानमंडलों को भी संविधान में संशोधन करने की पहल करने का अधिकार होता है, लेकिन भारतीय संविधान द्वारा राज्य विधानमंडलों द्वारा इस प्रकार का कोई अधिकार नहीं दिया गया है। इसके अतिरिक्त संविधान में संशोधन के सभी प्रस्तावों पर राज्य विधानमंडलों की पुष्टि आवश्यक नहीं है। ऐसे में अनुच्छेद संख्या में बहुत थोड़े हैं जिनके पास संशोधन के लिए कम से कम आधे से अधिक विधानमंडलों की स्वीकृति आवश्यक है। संविधान का एक बहुत बड़ा भाग ऐसा है जिसमें संशोधन की शक्ति संघीय संसद की एकाकी रूप में सौंपी गई है। आलोचक इस आधार पर कहते हैं कि राज्य विधानमंडलों में संशोधन कार्य में पर्याप्त शक्ति प्रदान न कर संघात्मक सिद्धांतों की अवहेलना की गई है। संविधान संशोधन विधेयक पर जनमत संग्रह की व्यवस्था नहीं। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत सामान्यतः संविधान संशोधन विधेयकों के संबंध में लोक निर्णय या जनमत संग्रह की व्यवस्था की जाती है, जिससे संसद में बहुमत प्राप्त दल मनमानी न कर सके और संविधान संशोधन के प्रसंग में अंतिम शक्ति जनता के हाथों में ही रहे। लेकिन भारत के संविधान में जनता को संविधान संशोधन विधेयक स्वीकार अस्वीकार करने की शक्ति नहीं प्रदान की गई है। लोकसभा द्वारा पारित 44वें संशोधन जो विधेयक जो था संविधान के मूल ढांचे में जो परिवर्तन से संबंधित था, इस संबंध में लोक निर्णय की व्यवस्था का प्रस्ताव था, लेकिन राज्यसभा ने इसे अस्वीकार कर दिया। आलोचकों के अनुसार संवैधानिक संशोधन या संविधान के मूल ढांचे के संबंध में लोक निर्णय की व्यवस्था का अभाव एक ओर तो लोकतांत्रिक सिद्धांतों का निरादर है, वहीं दूसरी ओर इसे संसद में बहुमत प्राप्त दल को मनमानी करने को प्रोत्साहन मिलता है। तो इस प्रकार भारत के संविधान की संशोधन प्रक्रिया में इन कमियों के बावजूद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि संशोधन प्रक्रिया व्यवहारिक दृष्टि से बहुत ठीक है। भारतीय संविधान वस्तुतः लचीलेपन और कठोर का अपूर्व सम्मिश्रण है। विश्व के अन्य संघात्मक संविधानों की तुलना में यह लचीला है, लेकिन भारत के संविधान निर्माताओं के द्वारा संविधान के अन्य उपबंधों की तरह संवैधानिक संशोधन में भी सैद्धांतिक उलझनों में खोने के बजाय व्यवहारिकता के मार्ग को अपनाया गया है। तो इस प्रकार जो है ये जो संविधान के संशोधन की प्रक्रियाएं हैं, इनके बारे में आज हमने अध्ययन किया और किस तरह से कौन कौन से संविधान के भागों में किस प्रक्रिया के द्वारा संशोधन किया जा सकता है, उसकी कमियों का किस प्रकार निराकरण किया जा सकता है। धन्यवाद।